नमस्कार मित्रों। आमतौर पे संयुक्त राष्ट्र के जब चुनाव होते हैं तो वो एक रूटीन खबरों के रूप में हम लोग उसको पढ़ते देखते हैं, क्योंकि आमतौर पे वहाँ जो चुनाव होते हैं रोटेशनल बेसिस पर होते हैं। बारी बारी से देशों को अपने अपने इलाकों के हिसाब से जगह मिला करती है। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है और अलग अलग पदों पर अलग अलग सीटों के लिए, वो कई मामले में न सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है कि चुनाव रिजल्ट बड़े अजीब रहे और बहुत कांटे की टक्कर हुई, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की आहट भी इससे मिलती है। और इससे ये भी पता चलता है कि दुनिया के ज़्यादातर देश क्या सोच रहे हैं जो जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। अभी पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि जर्मनी अपनी कोशिश में हार गया। सुरक्षा परिषद की अस्थायी 5 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे थे उसमें जर्मनी पश्चिमी यूरोप के समूह से उम्मीदवार था और उसके साथ पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया भी थे। सीटें थी 2। जर्मनी का हारना तो एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है ही। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान जीते हैं। वो भी बहुत कड़े मुकाबले में और मार्जिन बहुत कम है। उनका मुकाबला साइप्रस के उम्मीदवार से था। तीसरी बड़ी चीज़ हुई है कि किर्गिस्तान सुरक्षा परिषद में पहली बार पहुंचा है। वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से उम्मीदवार था और उसके सामने था फिलीपींस। इनके चुनाव का नतीजा 4 बार मतदान हुआ। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथे चरण में जाकर फैसला आया है। तो इन तीनों परिणामों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ये अहमियत रखते हैं और इससे क्या संदेश निकलता है। हम लोग सब जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 जिनके पास वीटो है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और हर साल 5-5 सदस्यों का चुनाव होता है और उनकी अवधि होती है 2 साल की। और वो अगले साल, जैसे जो अभी 5 देश जो जीते हैं, वो 1 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। और जो महासभा के अध्यक्ष हैं वो सितंबर में महासभा का जो अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। पश्चिमी यूरोप के ग्रुप में जो मुकाबला था जर्मनी और ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल के बीच में, उसका फैसला पहले ही चरण में हो गया। इसमें जीत के लिए 127 वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन जर्मनी केवल 104 वोट ही जुटा सका। पुर्तगाल को 134 वोट मिले, ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले। जर्मनी की सरकार ने ये सीट को हासिल करने के लिए बहुत खूब प्रचार अभियान चलाया था। वहाँ के विदेश मंत्री योहान बाडूफोए ने 80 देशों के मंत्रियों और राजदूतों से बात की थी और जर्मन राजदूतों ने अलग अलग राजधानियों में भी लॉबिंग की थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि ऑस्ट्रिया ने 2011 में ही अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी कि वो 2027-28 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए जो है अपनी उम्मीदवारी करेगा। और जर्मनी 2020 में इस रेस में घुसा, तो उसका भी एक एडवांटेज जो है ऑस्ट्रिया को मिला, क्योंकि उसने पहले से करीब 15 साल पहले उसने कहा था। इन्होंने तो सिर्फ 6 साल पहले ही अपनी उम्मीदवारी घोषित की थी। एक मज़ेदार बात ये हुई, जब ये प्रचार चल रहा था सीटों के लिए, तो ऑस्ट्रिया ने बाकी चीज़ों के अलावा दुनिया के देशों के सामने एक अजीब सी बात कही कि हमें वोट इसलिए भी मिलना चाहिए कि हम जर्मनी नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का एक तीखा मुकाबला रहा इस बार। जर्मनी की हार कई तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? जर्मनी सबसे बड़े धनदाताओं में से है संयुक्त राष्ट्र के। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पावर है यूरोप का। बहुत सारे जानकारों ने और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जर्मनी की विदेश नीति अभी चल रही है, जिसमें कि इजराइल को खुला समर्थन देना, ईरान युद्ध का समर्थन करना, मिलिटरिज्म को बढ़ावा देना और देश के भीतर मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों का हनन होना, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी खामियां हैं, ये ऐसी गलतियां हैं जिनको कि पैसे से नहीं ढका जा सकता है। और वही हमने ये नतीजों में देखा। गाज़ा में जनसंहार हो रहा है, वार क्राइम्स हुए, अभी भी चल रहा है, लेकिन जर्मनी ने इजराइल का खुला समर्थन किया हर तरीके से, चाहे वो हथियार की सप्लाई हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन देना हो। उसने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों का भी समर्थन किया था। और अगर आप जर्मनी में, ऐसे कई सारे पश्चिमी यूरोपीय देशों में स्थिति ये आ गई है कि अगर आप इजराइल की आलोचना करेंगे या फ़लस्तीन के समर्थन में जो है प्रदर्शन वगैरह करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और जर्मनी में ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। चांसलर मर्ज जो हैं, जर्मनी के चांसलर,
उन्होंने दूसरे महायुद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी रक्षा तैयारी की घोषणा की है। जर्मनी उन देशों में शामिल है, जैसे कुछ देश हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जो यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि इस युद्ध को किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहते हैं। और अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया के देशों को, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों को नहीं ये सब कुछ दिख रहा है। वहीं अगर हम पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया की बात करें, पुर्तगाल उन गिने चुने यूरोपीय देशों में है जिन्होंने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है। ईरान युद्ध में ऑस्ट्रिया जो है वो न्यूट्रल है। उसने अमेरिका को हमलों के लिए अपने देश की ज़मीन का इस्तेमाल करने की मंजूरी भी नहीं दी। ऑस्ट्रिया गाजा में जो इजरायली इंक्रोचमेंट हो रहा है उसका भी विरोधी है, और उसका ये भी मानना है कि फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होना चाहिए। और उसने गाज़ा में जो है मानवीय राहत वगैरह भी मुहैया कराने की कोशिश की है। अब इस माहौल में जब आज के समय में सबसे बड़ा डिबेट ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका इजराइल की करतूतों को लेकर है, तो जर्मनी का बेड़ा पार होना मुश्किल था। अब एक मशहूर कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब जर्मनी क्या कर रहा है हारने के बाद, उसने पूरी तरीके से इसका ब्लेम रूस के ऊपर डाल दिया कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन के समर्थन में सुरक्षा परिषद में कोई मजबूत आवाज़ पहुँचे, इसीलिए उसने देशों को जर्मनी के खिलाफ भड़काया। लेकिन सच ये है कि जर्मनी अपनी विदेश नीति के कारण, जो उनकी अर्थव्यवस्था में हो रहा है, लगातार उनकी अर्थव्यवस्था जो है लगभग जीरो, कभी माइनस में, कभी बहुत मामूली बढ़त के साथ चल रही है। और जो विदेश नीति या घरेलू नीति जिसके बारे में हमने चर्चा की वो तो है ही है। असलियत यह है कि जर्मनी वैश्विक राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है, और उसी का नतीजा हम इस नतीजे में देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यूक्रेन का ही मसला होता और रूस रोकने की कोशिश कर रहा था जर्मनी को, तो ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल भी यूरोपियन यूनियन में हैं। जो भी रूस के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है या यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है उसमें वो भी जो उनका हिस्सा है वो भी दे रहे हैं। तो रूस को तो उनसे भी चिढ़ना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले का भी विरोध किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन की जो भौगोलिक अखंडता है वो भी बरकरार रखनी चाहिए, यानी कि उनकी मांग है कि रूस ने जिस ज़मीन को कब्जा किया है यूक्रेन का, उसे यूक्रेन को वापस दिया जाना चाहिए। तो रूस को तो उससे भी, उन लोगों से भी चिढ़ होनी चाहिए थी। जर्मनी का रूस को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर हो कि वो अपनी विदेश नीति और अपने देश में जो हो रहा है उसको वो देखने की कोशिश करे। जब ये नतीजों की घोषणा हो रही थी तो आमतौर पर नतीजों की घोषणा महासभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और अभी जो महासभा की अध्यक्षा हैं वो अन्नालेना बायरबाख हैं जो जर्मनी की हैं। अब महासभा अध्यक्ष के लिए भी कांटे की टक्कर हुई। इस पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान जीते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है कि अभी बांग्लादेश में कुछ ही समय पहले नई सरकार आई है। वहाँ पर काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हुआ पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने क्या कूटनीतिक प्रचार किया, क्या किया कि उसने साइप्रस को हरा दिया, जिसके पीछे यूरोप, अमेरिका सबकी ताकत लगी हुई थी। रहमान को 99 वोट मिले, काकोरिस को 91 वोट मिले, मतलब फासला जो है सिर्फ 8 वोट का रहा। साइप्रस की अगर हम कहानी थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये जीत, ये हार क्यों अहमियत रखती है। साइप्रस ने इजराइल को अपनी जो उसकी सैनिक सुविधाएं हैं, सैनिक ठिकाने हैं, उसको इस्तेमाल करने की पूरी छूट दे दी है। ईरान पर हमले के दिनों को याद करें तो कई बार ये बातें आ रही थी कि साइप्रस से कोऑर्डिनेशन हो रहा है या हमले हो रहे हैं, और वहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका को भी खुली छूट है उनके साइप्रस के इलाकों को इस्तेमाल करने की। कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि साइप्रस में इजरायली जो हैं वो बड़ी मात्रा में ज़मीनें खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, या वहाँ पर बसने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको लेके वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, कुछ संगठनों ने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है। तो ये भी एक फैक्टर जो है इस नतीजे में है, बल्कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जहाँ तक किर्गिस्तान की जो जीत है अस्थायी सदस्यता के लिए,
वो एक तो जैसा हमने पहले बात की कि पहली बार है किर्गिस्तान जब से संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ है 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो ये पहला मौका होगा कि जब वो बैठेगा, और ये मध्य एशिया के लिए भी एक अच्छी खबर है। उसका मुकाबला फिलीपींस से था। पहले चरण में किर्गिस्तान को 105 और फिलीपींस को 85 वोट मिले। फिर दूसरे, क्योंकि कम से कम 127 वोट चाहिए था, अगले 2 चरण में ये फासला बढ़ता गया और चौथे चरण में अंततः किर्गिस्तान को 142 वोट मिला और वह जीत गया, और फिलीपींस को 49 वोट हासिल हुए। यहाँ पर भी अमेरिका एक फैक्टर है, इजराइल एक फैक्टर है। फिलीपींस की जो मौजूदा सरकार है उसका झुकाव अमेरिका की ओर है। अमेरिका को फिलीपींस के सैनिक ठिकानों के इस्तेमाल का अधिकार भी मिला हुआ है, और जब से ये नई सरकार आई है मार्कोस की, तब से साउथ चाइना सी और चीन के साथ जो उनके विवाद हैं उसको लेके लगातार अमेरिका उकसाता भी रहा है, और फिलीपींस भी कुछ हरकतें करता रहता है। यहाँ तक हुआ कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते को गिरफ्तार करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नीदरलैंड में हेग में उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। उनकी बेटी सारा दुतेर्ते जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, उनको लगातार पद से हटाने की कोशिश हो रही है। इम्पीचमेंट पर इम्पीचमेंट लाया जा रहा है उनके खिलाफ। जो बाकी कुछ देश इसमें जीते हैं, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान की बात तो हमने की। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई समूह से त्रिनिडाद और टोबैगो जीता है। अफ्रीका से जिम्बाब्वे, और ये दोनों कैंडिडेट जो थे अपने अपने समूह में अकेले उम्मीदवार थे। त्रिनिडाद एंड टोबैगो को 181 और जिम्बाब्वे को 182 वोट मिला है। त्रिनिडाद को 1 वोट इसलिए कम हो गया कि 1 वोट किसी देश ने गुयाना को डाल दिया, जो कि कैंडिडेट भी नहीं था। अब देखिए, अब जर्मनी हो या कोई भी हो, अब आप रूस को कोसें, चीन को कोसें कि वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दुनिया भर के देशों को, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों को, आप कोसते रहिए, लेकिन सवाल ये है, बल्कि हकीकत ये है कि आज के समय में अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों और इजराइल के रवैये को पसंद नहीं किया जा रहा है। ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश है या आकांक्षा है, या वो दुनिया बन रही है जहाँ पर किसी 1 या 2 या 3 देश का वर्चस्व न रहे, और वहाँ पे सभी देशों का एक सम्मान रहे, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से लोग चलें, एक दूसरे का परस्पर सहयोग रहे, अच्छा बिजनेस हो, व्यापार हो, लेन देन हो, जो कि जिससे कि पूरी मानवता को फ़ायदा हो। और यही मैसेज है, और आने वाले समय में हम इस तरीके के ढेर सारे नतीजे देखेंगे। धन्यवाद।